एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न से हमें ये मालूम होता है कि हमें कुछ इस तरीके से समीकरण दिए गए हैं और हमें ये चेक करना है कि क्या ये बहुपद हैं या नहीं है। लेकिन साथ में ये भी पता करना है कि एक चर में है कि नहीं है। अब एक चर का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। बहुपद होने के लिए शर्त क्या होती है, ये पहले हम देख लेते हैं। और इसे हम इंट्रो वीडियो में भी देख चुके हैं कि बहुपद हम कैसे पहचानते हैं। बहुपद होने के लिए जो चर है उसकी घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। पहला जो कंडीशन है वो है धनात्मक होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक भी होनी चाहिए। धनात्मक का मतलब होता है वो सभी धन में होनी चाहिए, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी धन में है, 1 भी धन में है। लेकिन उस चर पर, जैसे कोई भी चर मान लेते हैं, चर यानी जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे कि x, y, z। अंग्रेजी के सभी अक्षर चर कहलाते हैं। चर पर अगर 1 की घात है तो बहुपद है, 2 की घात है तो बहुपद है, 3 की घात है तो बहुपद। लेकिन -1 की घात है तो वो ऋणात्मक घात हो जाएगी। और आपको चर पर कितने की घात चाहिए, धन की घात चाहिए। तो बहुपद पर यदि धनात्मक की घात है और पूर्णांक है, अगर वो पूर्णांक है यानी कि कोई बटे के रूप में संख्या नहीं है, बटे के रूप में संख्या जैसे 1/2, 3/2 इस तरीके से नहीं है, तो भी वो क्या होगा, अगर नहीं है तो वो बहुपद होगा। तो बहुपद होने के लिए शर्त फिर से याद रखिए, बहुपद होने के लिए शर्त क्या है कि चर की घात धनात्मक होनी चाहिए और चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए। अब चर तो आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी के सभी अक्षर चर होते हैं। लेकिन बहुपद के साथ साथ इन्होंने ये भी पूछ लिया है कि ये हमें बताना है कि एक चर में बहुपद हैं या नहीं है। तो एक चर का मतलब क्या होता है और दो चर का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी हमें समीकरण दिया गया है, जैसे 4x वर्ग धन 2x धन 4, तो ये पता है एक चर में बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर की बात की गई है, x की। लेकिन अगर बात की जाए, अगर इस तरीके से समीकरण होता 4x वर्ग धन 2y धन 4, तो इसमें क्या है, दो चर की बात की गई, एक तो y है चर और दूसरा x है चर। तो इसमें कितने चरों की बात की गई है, दो चरों की बात की गई है। तो इसे हम दो चर, तो हमें यह भी बताना है कि एक चर में होना चाहिए और बहुपद है कि नहीं। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी के जवाब देते हैं। जो पहला है उसको ध्यान से देख लेते हैं। पहले में लिखा है 4x वर्ग माइनस 3x प्लस 7। तो पहले ये बताइए क्या ये बहुपद है। तो बहुपद देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चर की घातों को देखना है। यहाँ पे चर एक तो ये है और एक ये है। अब चर की घातों में आपको ये देखना है कि क्या धनात्मक है घात। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, धनात्मक है क्या, हाँ। पूर्णांक भी है, हाँ पूर्णांक भी है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो कोई घात भी नहीं है, तो यहाँ पे कितने की मानी जाती है, 1 की घात। और 1 की घात अगर है, सपोज कीजिए यहाँ पे 1 की घात है, तो क्या वो धनात्मक है। तो आंसर है हाँ, धनात्मक तो है। एक पूर्णांक है, हाँ एक तो पूरा अंक होता है, पूर्णांक होता है, इसलिए ये बहुपद है। अब दूसरा, हमें पहले तो ये चेक करना है कि क्या बहुपद है, और दूसरा ये चेक करना है क्या एक चर में है। तो आंसर है हाँ, एक चर में है, क्योंकि यहाँ पे x और x की ही बात की गई है, यहाँ पे कहीं y तो है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर यह है, एक चर में यानी कि एक ही चर में बहुपद है। क्योंकि अब इसके आगे क्या लिखना है, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें कारण सहित कारण के साथ उत्तर देना है। क्योंकि चर की घात कैसी है, चर की घात धनात्मक है और क्या है, धनात्मक होने के साथ पूर्णांक भी है। तो ये सभी जगह लिखना है, क्योंकि चर की घात धनात्मक है और पूर्णांक है, तभी ये बहुपद है। और एक चर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x, एक ही चर की बात की गई है जो कि है x, सभी जगह x। अगर कहीं भी y होता तो दो चर हो जाता। तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में भी हमें क्या करना है, यानी इसी का पहले का दूसरा, उसमें हमें देखना है कि क्या ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने की शर्त क्या है, चर की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक और पूर्णांक। बताइए यहाँ पे चर की घात धनात्मक है क्या, बिल्कुल। चर देखिए, चर क्या है, y, और तो नहीं है, नहीं है, x बाई x तो नहीं है, z तो नहीं है, नहीं है, तो एक ही चर है, तो एक चर में है। लेकिन क्या बहुपद है,
चर की घात कैसी है, धनात्मक। 2 एक धनात्मक संख्या है और पूर्णांक भी है, 2 पूरा का पूरा पूर्णांक भी है, बटे के रूप में तो नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद है। यह क्या है, एक चर में बहुपद है। कारण क्या होगा, कारण क्योंकि चर की घात धनात्मक व पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये बताना है कि क्या ये एक चर में है। तो आंसर है हाँ। अंग्रेजी के एक ही अक्षर टी की बात करी जा रही है, इसके बाद और अंग्रेजी का दूसरा अक्षर नहीं है, तो इसमें एक ही चर है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए आपको चर की घात देखनी होगी कि धनात्मक है और दूसरा देखना है पूर्णांक है कि नहीं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे चर एक ये है और एक ये है। इसकी बात करें तो इसमें एक की घात मानी जाती है। कितने की घात मानी जाती है, एक की, क्योंकि कोई भी घात नहीं लगी हो तो एक की मानी जाती है। एक की घात कैसी होती है, धनात्मक भी होती है, पूर्णांक। चलिए यहाँ पे तो बहुपद लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि वही तो है पूरा। यहाँ पे लेकिन टी पर अंडर रूट लगी है, और मैंने आपको इंट्रो वीडियो में भी बताया था कि अगर अंडर रूट लगा है तो आंखें मीच कर आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि अंडर रूट की घात का मतलब होता है टी पर 1/2 की घात। कितने की घात, 1/2 की घात। और 1/2 की घात धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 1/2 आधा है। तो पूर्णांक कैसे हो गया, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, तो पूरा अंक तो नहीं है ये, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो यह एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बहुपद नहीं है। और इसके आगे आपको वही लाइन लिखना है, क्योंकि चर की घात धनात्मक व पूर्णांक नहीं है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है बाई प्लस 2/22। तो अब इसमें आपको क्या चेक करना है, क्या ये एक चर में है कि नहीं है। तो आंसर है ये एक चर में तो है, क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है। लेकिन क्या ये बहुपद है, तो आपको चर की घात देखना है। अगर ये समीकरण आपको लिखा गया है, इसको अगर हम और अच्छे से देखें तो ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस y को ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक सा बनाना है। तो y प्लस ये y ऊपर जाएगा तो 2y पर -1 की घात आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि नीचे है तो +1 की है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो y -1 हो जाएगा। अब चर की घात तो यहाँ पे ऋणात्मक हो गई, तो ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात ऋणात्मक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद आखिरी और कर लेते हैं, जो कि है यहाँ पे। तो यहाँ पे x पर 10 की घात है, y पर 3 की घात है और t पर 50 की घात है। तो क्या ये एक चर में है, तो आंसर है नहीं, ये तो 3 चर में है। x भी है, y भी है और t भी है। लेकिन ये बहुपद है, क्योंकि सभी की घात धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो आपको लिखना है ये एक चर में तो बहुपद नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि ये 3 चर में है। एक चर में बहुपद नहीं है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए। तो हमें यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं और सभी में हमें x वर्ग का गुणांक लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो गुणांक है ये क्या कहलाता है और कैसे हम किसी भी जो चर राशि है उसका गुणांक निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम गुणांक को समझते हैं। तो गुणांक समझने के लिए हम कोई भी यहाँ पे बहुपद लेंगे, जैसे कि 3x वर्ग प्लस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे यदि हमसे पूछा जाए, पहले मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ फिर इसका रीजन बताता हूँ। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि x वर्ग का गुणांक कितना है, तो x वर्ग के साथ में क्या है, 3 है, तो x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यदि आपसे x वर्ग का गुणांक पूछा जाए, किसका गुणांक पूछा जाए, x वर्ग का गुणांक, तो वो कितना होगा, तो x वर्ग का गुणांक होगा 3। लेकिन यदि आपसे x, यहाँ पे x वर्ग है और x भी तो है, तो अगर आपसे x का गुणांक पूछा जाए तो कितना होगा, 2। x का गुणांक कितना होगा, तो x का गुणांक 2 होगा। तो इस तरीके से हम गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक का मतलब क्या होता है, जैसे x वर्ग का पूछा तो x वर्ग के साथ में जो गुणा में अंक लिखा है वही तो गुणांक कहलाता है।
गुणांक का मतलब है किसी भी चर राशि, आपको केवल चर राशि देखना है, जैसे x वर्ग हो गया, x हो गया, ये चर राशियां है ना, इनके मान बदलते रहते हैं, तो उसके साथ में गुणा में जो अंक लिखा रहता है उसे ही हम गुणांक कहते हैं। जैसे दूसरा समीकरण है 3y वर्ग प्लस 4, यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है 3y वर्ग प्लस 4। अब इसमें आपसे y वर्ग का गुणांक पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? तो y वर्ग का गुणांक कितना है? 3 है। जैसे यहाँ पे लेकिन x वर्ग का नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे y वर्ग का पूछा जाएगा। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल, आपको एक समीकरण दिया गया है 3t प्लस 6 और आपसे इस समीकरण में t का गुणांक पूछा जाए तो t का गुणांक कितना होगा? 3, क्योंकि t के गुणा में कौन सा अंक है? 3 है, तो t का गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन यदि इसी बहुपद में आपसे t वर्ग का गुणांक पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? इसमें क्या t वर्ग है क्या कहीं? आंसर है नहीं, t वर्ग नहीं है, इसलिए t वर्ग का गुणांक कितना होगा? 0 होगा। तो गुणांक किसी का भी हो सकता है या किसी का भी पूछा जा सकता है। जैसे आपसे x का गुणांक पूछा जा सकता है, x वर्ग का गुणांक पूछा जा सकता है, y का गुणांक पूछा जा सकता है, या फिर y वर्ग का गुणांक पूछा जा सकता है। आइए यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल और करते हैं और इसके बाद आपका गुणांक जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 बहुपद लिखे हुए हैं। अब पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें आपसे यदि x वर्ग का गुणांक पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? क्या आप बता सकते हैं x वर्ग का गुणांक कितना होगा? तो इसका सही आंसर है x वर्ग का गुणांक होगा 3। पहले क्वेश्चन में x वर्ग के साथ गुणा में क्या लिखा है? 3, तो x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा? 3। लेकिन इसी पहले क्वेश्चन में आपसे x का गुणांक पूछा जाए, किसका गुणांक पूछा जाए? x का, तो x क्या इसमें है? आंसर है नहीं, ये तो x वर्ग है और फिर ये अचर पद लिखा है, लेकिन यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो x का गुणांक कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसी को आगे बढ़ा के लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, तो x का गुणांक कितना होगा? 0। तो इस तरीके से, क्योंकि इसका मतलब 0 ही होता है, 0 का गुणा x में करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप दूसरे तरीके से ये समझिए, जो जिसका गुणांक पूछा गया है और अगर वही इस बहुपद में नहीं है तो उसका गुणांक कितना लिखना है? आपको 0 लिखना है। जैसे दूसरे क्वेश्चन पर आइए, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे z वर्ग का गुणांक पूछा जाए तो कितना होगा? z वर्ग का गुणांक 4 होगा और z का गुणांक कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें y वर्ग का गुणांक कितना है? 9 है। और t वर्ग अगर इसकी बात करें तो t वर्ग का गुणांक कितना है? 8 है और t का गुणांक कितना है? 9 है। लेकिन अगर इसमें t घन का गुणांक पूछ लिया जाए, t घन का, तो वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इसमें t घन है नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में y का गुणांक पूछ लिया जाए तो y का गुणांक, तो y तो है नहीं इसमें सिंगल y, तो y का गुणांक कितना होगा? 0 होगा। तो इस तरीके से गुणांक निकालना काफ़ी आसान है। उम्मीद है कि आप लोगों को गुणांक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं जो हमें अपनी बुक में दी गई है, आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो पहले ही क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि हमें x वर्ग का गुणांक लिखना है, चाहे कोई भी समीकरण हो, हमें केवल x वर्ग का ही गुणांक लिखना है। चलिए पहले क्वेश्चन में अब आपको ही बताना है, क्योंकि मेरा काम तो हो गया है समझाने का, अब आपका काम है x वर्ग का गुणांक बताइए। तो यहाँ पे x वर्ग, अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि x वर्ग के ये प्लस लिखा है और उसके बाद 2 लिखा है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि x वर्ग का गुणांक हो सकता है कि वो 2 बता दें, क्योंकि x वर्ग के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। लेकिन ध्यान रखना है, ये तो प्लस में लिखा है 2, लेकिन गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा में। लेकिन x वर्ग के गुणा में तो कुछ भी नहीं लिखा है, जब कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है ना। तो x वर्ग के बिल्कुल पास में गुणा में क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। जब कुछ भी ना लिखा हो तो 1 माना जाता है। तो x वर्ग तो है, इस पूरे बहुपद में x वर्ग तो है, इसलिए गुणांक तो होगा, लेकिन x वर्ग 1 ही है, इसलिए x वर्ग का गुणांक कितना होगा? 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x वर्ग का गुणांक 1 है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है और x वर्ग का गुणांक बताना है। चलिए बताइए x वर्ग का गुणांक कितना है? तो x वर्ग क्या इसमें है? आंसर है हाँ, x वर्ग तो है, लेकिन x वर्ग के आगे गुणा में क्या लिखा है? तो यहाँ पे फिर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कितना माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो x वर्ग का गुणांक होगा 1। तो यहाँ पे है, लेकिन ये माइनस भी है, तो माइनस अब साथ में लिखेंगे। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखना नहीं होता है, क्योंकि प्लस का तो माना जाता है, लेकिन माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ेगा। इसलिए x वर्ग का जो गुणांक होगा वो कितना होगा बताइए? x वर्ग का गुणांक -1।
चलिए इसमें बताना है तीसरे क्वेश्चन में। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको एक्स वर्ग का गुणांक बताना है। एक्स वर्ग के गुणा में कितना लिखा है, सीधा ये पूरा π/2। तो एक्स वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा, π/2। तो ये हो गया इस तरीके से। अब चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में √2 × x - 1। तो इसमें हमसे पूछा गया है एक्स वर्ग का गुणांक। बताइए क्या इसमें एक्स वर्ग है कहीं, तो आंसर है नहीं, एक्स वर्ग तो है ही नहीं। तो एक्स वर्ग का गुणांक कितना होगा, तो एक्स वर्ग का गुणांक 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स वर्ग तो है ही नहीं, इसलिए एक्स वर्ग का गुणांक कितना होगा, 0। एक्स वर्ग होता अगर तो भले ही सिंगल होता तो उसका गुणांक 1 हो जाता, जैसे कि हमारे पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन यहाँ पे तो एक्स वर्ग है ही नहीं, तो एक्स वर्ग का गुणांक कितना होगा, 0। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक दूसरा आसानी से आप कर लेंगे। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे, और इसमें 35 घात के द्विपद और 100 के घात के एक पद का हमें उदाहरण देना है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही समझने वाला भी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे इनके आंसर को याद कर लेते हैं कि 35 की घात का द्विपद ये हो गया और 100 की घात का एक पद ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब कैसे इसको समझा जाए, तो बहुपद के घातों के आधार पर प्रकार हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, और पदों के आधार पर भी हमने प्रकार पढ़े हुए हैं। घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता था, 3 या 4, और फिर जैसे घातें बढ़ती जाएगी वैसे होता है, जैसे कि रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। इसी प्रकार से पदों के आधार पर भी हमने बहुपद पढ़ा हुआ है। पदों के आधार पर कैसे, जैसे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। जैसे आपसे कहा जाए आप कोई भी द्विपदीय बहुपद लिखिए, तो आप जल्दी से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 2x + 4। इसमें कितने पद हैं, एक पद ये है और दूसरा पद ये है, तो ये होगा ना द्विपदीय बहुपद। जैसे आप लिख सकते हैं 2y² + 3, ये भी कैसा है, एक द्विपदीय बहुपद है। आपसे अगर कहा जाए कि द्विपदीय बहुपद में लेकिन घात आपको 4 की रखना है, तो आप कैसे लिखोगे, आप इसी में घात बस 4 की कर दोगे और द्विपदीय बहुपद लिखोगे। कैसे लिखोगे, 2/4 की घात + 3। तो ये कैसा हुआ, ये 4 की घात वाला द्विपदीय बहुपद हो गया। जैसे आपसे कहा जाए एक पदीय बहुपद लिखिए, तो आप क्या करोगे, आप इस तरीके से x बना दोगे या y बना दोगे, तो ये हो गया ना एक पदीय बहुपद। या फिर आप z भी बना सकते हो, ये भी एक पदीय बहुपद है, या फिर आप 3x भी लिख सकते हो, ये भी, इसमें भी एक ही पद है। तो इस तरीके से अगर हमसे मन से कहने के लिए बोला जाए कि आप एक पदीय बहुपद लिखिए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। यदि आप द्विपदीय बहुपद के बारे में देखें तो इसके भी कई एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। त्रिपदीय बहुपद के भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन कुछ खास कंडीशन में, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 35 के घात का द्विपद लिखिए, तो पहले तो आप कोई भी द्विपद लिख दीजिए, जैसे 6x + 2। ये द्विपद है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर आपसे बोला जाए द्विपद लिखिए, तो 6y + 3, ये भी एक द्विपद है। लेकिन 35 की घात का द्विपद लिखना है, तो आप किसी भी द्विपदीय बहुपद में यहाँ पर 35 की घात लगा सकते हैं, यहाँ पर भी 35 की घात लगा सकते हैं, तो ये 35 की घात का द्विपद हो गया। यहाँ पर भी वही केस है, ये भी 35 की घात का द्विपद हो गया। यहाँ पे कोई दूसरा स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख सकता है x + y, और x के ऊपर 35 की घात, ये भी 35 की घात का द्विपद है। या x + 3 लिख सकता है, और ये 35 की घात, तो 35 की घात का द्विपद है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई एक उदाहरण लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 35 की घात का द्विपद। हम यहाँ पे पहले हेडिंग डालेंगे 35 की घात का द्विपद, और सबसे पहले हम कोई भी द्विपद बहुपद लिख लेंगे, कोई भी द्विपद बहुपद। जैसे हमने लिखा x + 6, ये एक द्विपद बहुपद है ना, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, एक और एक, दो। लेकिन 35 की घात का चाहिए, तो घात कितने की लगा सकते हैं हम, 35 की, इस तरीके से। अब ये जरूरी नहीं है कि इसका एक ही एग्जाम्पल हो, इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि द्विपद होना चाहिए और घात कितने की होनी चाहिए, 35 की होनी चाहिए। इसी तरीके से 100 की घात का एक पद चाहिए, तो हेडिंग लगाएंगे 100 की घात का एक पद। तो एक पद तो कुछ भी हो सकता है, हमने ये लिख दिया भाई, तो ये एक पदीय बहुपद है। अब इस पर यदि हम 100 की घात लगा दें, तो ये 100 की घात का एक पद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब x के ऊपर 100 की घात लगा दीजिए, तो x के हो गया, तो इस तरीके से हो सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। थैंक यू। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 में हमसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पर
प्रत्येक बहुपद की घात हमसे पूछी गई है। तो इंट्रो वीडियो जब मैंने बनाया था तो उसमें हम लोगों ने बहुपद के प्रकार पढ़े थे। घातों के आधार पर और पदों के आधार पर दोनों प्रकार से हमने बहुपद के घात के बारे में पढ़ा हुआ था। तो बस बड़ा ही सिंपल है, हमें यहाँ पर बहुपद की घात बताना है। तो इसमें आपको सबसे ऊंची घात देखना है कितने की है। देखिए यहाँ पर 1 की घात है, अगर कोई भी घात नहीं लगी है तो 1 की घात है। यहाँ पर कितने की घात है? 2 की घात है। लेकिन सबसे अधिकतम घात कितने की है? 3 की। तो पूरे बहुपद में जो बहुपद की घात होगी, घात बराबर कितने की हो जाएगी बताइए? 3 की हो जाएगी, क्योंकि सबसे ऊंची घात 3 है। चलिए सेकंड देखते हैं। इसमें सबसे ऊंची घात कितने की है? 2 की है। तो यहाँ पे हम घात बराबर 2 लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है घातों को पहचानना बहुपद में। यहाँ पर घात कितने की है? तो यहाँ पर, और घात हमेशा कहाँ देखना है? वो भी हमेशा चर राशि पर होगी, यानी कि चर राशि पर ही घात होती है। तो यहाँ पे चर राशि क्या है? टी है। तो टी पर कुछ भी घात नहीं है तो 1 की घात मानी जाती है। तो घात बराबर कितनी होगी? 1। लेकिन यहाँ पे तो चर राशि है ही नहीं, तो घात 0 होगी, क्योंकि चर राशि होती तो घात कम से कम 1 की होती। लेकिन यहाँ पे चर राशि है ही नहीं, तो घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 भी करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो ये जो है हमसे पूछा गया है। तो रेखीय बहुपद क्या होता है? रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें अधिकतम 1 की घात हो। और द्विघाती क्या होता है? जिसमें अधिकतम 2 की घात हो। और त्रिघाती का मतलब जिसमें अधिकतम 3 की घात हो। बताइए इस बहुपद में अधिकतम घात कितने की है? तो अधिकतम घात कितने की है? 2 की है। इसलिए ये जो बहुपद है ये कैसा है? द्विघाती बहुपद। तो इसके नीचे हमने लिख दिया द्विघाती बहुपद। अब इसके बाद इसमें बताइए अधिकतम घात कितने की है? तो इसमें अधिकतम घात है 3 की। तो ये कौन सा हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इसमें बताइए सबसे उच्चतम घात कितने की है? तो उच्चतम घात है 2 की, इसलिए ये बनेगा द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पे हमने लिख लिया द्विघाती बहुपद। और आखिरी वाला है, इसमें एक और है अभी। इसमें अधिकतम घात कितने की है? 1 + x में। तो यहाँ पे जो चर राशि है उस पर कोई भी घात नहीं है तो 1 की मानी जाती है, और ऐसी स्थिति में ये रैखिक बहुपद होगा। और आखिरी वाला जो है यहाँ पे 3t लिया है, यानी कि 3t लिया है। तो इसके बाद इसमें भी जो चर है उसमें 1 की घात है, तो यहाँ पे रैखिक बहुपद। इसके बाद r² है, इसमें अधिकतम 2 की घात है, इसलिए द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। और इसके बाद ये जो है इसमें 3 की घात है, इसलिए हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। अधिकतम कितने की घात है? 3 की, तो हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपने अध्ययन में रुचि दिखाएंगे और निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। थैंक यू।